भुक्कड़ सास बहू का करवा चौथ। महिपालपुर गांव में एक बेहद भुक्कड़ किस्म की सास बहू का जोड़ा रहता था, जिसका नाम पार्वती और भार्गवी था। बेहिसाब खाने के बावजूद भी जहां बहू सामान्य आकार की थी, वहीं पार्वती का शरीर थुलथुला हो चुका था। चलिए जरा सास बहू की रसोई घर का रुख करते हैं। अरे ससुर, ये सास बहू दोनों बला बन गई हैं। सोते उठते इन्हें बिछोने पर नाश्ता पानी चाहिए, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। अरे बब्बन के बाबूजी, दोनों बाप बेटे चाय बना रहे हो कि बीरबल की खिचड़ी? भूख के मारे पेट में चूहे बिल्ली की सेना घमासान अफरा तफरी कर रहे हैं। शंभू हाथों में चाय तो बब्बन बिस्किट नमकीन से भरी हुई प्लेट लेकर आता है, जिसे देखकर सास बहू फौरन उन पर टूट पड़ती हैं। देखते ही देखते सास बहू सब कुछ साफ सपाट कर देती है और पेटल्लू पार्वती लंबी सी डकार मारती है। अब जाके जी में जी आया है। पार्वती, तुम्हारा पेट है कि पहाड़? खा खा कर खली जैसी हो चुकी हो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फट जाओगी तुम। माँ, आपकी ये बेहिसाब खाने की बुरी लत आपकी बहू को भी लग चुकी है। भार्गवी भी आपकी तरह भुक्कड़ हो गई है। बब्बन जी, आप सासू माँ को दोष मत दीजिए। सभी के खाने का हिसाब किताब एक सा नहीं होता। अब हम सास बहू की भूख बाकियों से थोड़ी ज्यादा है। थोड़ा नहीं, जरूरत से ज्यादा ही भुक्कड़ हो चुकी हो तुम सास बहू। अरे रहने दे बब्बन, इन सास बहू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। इन्हें बस दिन भर जानवरों की तरह जुगाली करना आता है और फूहड़पना दिखाना आता है। ये बोलकर बेचारे बाप बेटे भूखे पेट ही खेत चले जाते। समय गुजरता है। एक सवेर भार्गवी की नजर कैलेंडर में पड़ने वाले करवा चौथ की तिथि पर जाती है। सासू माँ, परसों रोज करवा चौथ की बेला है, आपको याद तो है? अरे बहू, इतनी अहम बात कैसे बिसार सकती हूँ? इन तीज त्योहार पर ही तो पेट भरकर पकवान, मिठाइयाँ, मेवा खाने को मिलता है। बहू जल्दी से कलम कॉपी उठा और करवा चौथ का सामान लिखना शुरू कर। जी माँ जी। भार्गवी फेटा बांधकर सास के बताए जा रहे सामान को लिखने लगती है। फिर उसी सांझ, अरे आ गए आप दोनों बाप बेटे। हम सास बहू आपकी ही बाट जोह रही थी, ये लीजिए। अरे ये कैसा कागज थमा रही हो तुम? बाबूजी, ये कागज नहीं बल्कि करवा चौथ के सामान की लिस्ट है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बब्बन, जरा पढ़कर बता दो। बब्बन एक सांस में लिस्ट में लिखे सामान को पढ़ता है। साड़ी, 16 श्रृंगार का सामान, मेवा, काजू, बादाम, सभी तरह की मिठाइयाँ, रबड़ी, गुजिया, सेब, केला, लीची, अंगूर, लड्डू, खीर का सामान, सेवई का सामान, दूध। अरे दादा बस कर। अरे बब्बन, अरे तुम भुक्कड़ सास बहू ने साल भर के खाने का कोटा इस करवा चौथ पर ही लाकर रख दिया है क्या? अरे बब्बन के बाबूजी, बौरा गए हो क्या? ये करवा चौथ की पूजा की सामान है। हम बाप बेटे तुम सास बहू की सारी चालाकी भली तौर से समझते हैं। करवा चौथ की पूजा की आड़ में तुम भुक्कड़ सास बहू अपनी पेट पूजा करोगी बस। खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या तुम दोनों बाप बेटे के दम से चलेंगे? हाँ, अब आप दोनों सास बहू अपने भुक्कड़पन को भरसक छोड़ने से ही रही तो बड़बोली ही बनोगी। करवा चौथ के एक दिन पहले ही दोनों बाप बेटे लिस्ट में लिखा सारा सामान ले आते हैं। फिर करवा चौथ की भोर भुक्कड़ भार्गवी अपनी पेटल्लू सास को जगाती है। अरे ओ सासू माँ, जागिए ना, सरगी का समय हो गया है। हाँ बहू, जाग गई। सवेर के 4 बज गए। पार्वती अपनी बहू को थक्कम ठेल भरी सरगी की थाली थमाती है, जिसमें सेवैयाँ, खीर, फल फलाहार, मेवे, दूध, रबड़ी इत्यादि होते हैं। ये ले बहू, अच्छे से खा ले, पेट का एक कोना भी खाली बचने मत दियो। माँ जी, आपने मुझे तो सरगी दे दी, मगर आप? अरे बहू, अब तुझसे क्या छिपाना। मुझे सरगी देने वाली सास तो बरसों पहले मेरे बेहिसाब खाने के चलते राम प्यारी हो गई, इसलिए मैं सरगी का कोटा भी रात के खाने में खा चुकी हूँ। ये बोलकर पार्वती लोटे भर का दूध एक दफा में गटक जाती है। सास बहू की ये हरकत छिपकर उनके पति देख रहे थे। देख रहा है बब्बन, ये सास बहू कैसे जानवरों की तरह जुगाली कर रही हैं। हाँ बाबूजी, जाने भगवान ने हम बेचारे बाप बेटे से कौन से जन्म का बैर निकाला है, जिसके चलते ये भुक्कड़ सास बहू पल्ले पड़ी हैं। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ करवा चौथ का उपवास शुरू होता है। सास बहू हर कुछ देरी बाद सूरज की डूबने की राह देखती हैं।
माँ जी, करवा चौथ के व्रत की इतनी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। बगैर पानी के मेरे कंठ और काकल सूखकर कांटा हो गए हैं। अरे बहू, अभी तो करवा चौथ का आधा दिन भी ना ही बीता, मेरे पेट के चूहों की फौज कबड्डी और कुश्ती खेल रहे हैं। जैसे जैसे करवा चौथ का पहर बीतता है, भुक्कड़ सास बहू कुड़कुड़ाना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, देख बहू, सूरज की लालिमा घटनी शुरू हो गई। करवा चौथ के चांद निकलने में कुछ ही पलों की देरी है, फिर हम सास बहू परात भर कर खाना खाएंगी। माँ जी चलिए सजना संवरना शुरू करते हैं, ऐसे के खाने की ओर हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। भुक्कड़ सास बहू खाने से ध्यान भटकाने के लिए सजना संवरना शुरू करती हैं। वह दोनों लाल रंग की बनारसी साड़ी पहन के सर से पांव तक 16 श्रृंगार करती हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, पांव में महावर और शरीर पर गहने पहनती हैं। तभी गांव की औरतों की मंडली उनके घर के किवाड़ से अंदर आती है और पंडिताइन करवा चौथ की कथा सुनाना शुरू करती हैं। जहां सभी सुहागन औरतों का ध्यान कथा पर था, वहीं सास बहू का ध्यान खाने पर था। जाने ये करवा चौथ का चांद कब बदरा से बाहर आएगा, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन के करवा चौथ में ही बेचारी सास बहू का चेहरा कैसे कुमला आ गया। अरे बेचारी सास बहू नहीं, भुक्कड़ सास बहू है। देखा नहीं, करवा चौथ की कथा के बीच में भी खाने पीने की चर्चा चल रही थी। एकाएक करवा चौथ का चांद निकलता है, जिसे देखकर भुक्कड़ सास बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। कुछ ही देर में उनके पति घर में दस्तक देते हैं। जहाँ सास बहू पकवानों से भरे परात में बैठकर खा रही होती है, ये देख बब्बन बोलता है, अरे बेड़ा गर्क हो तुम सास बहू की भूख का। अरे सभी सुहागन करवा चौथ को चांद की पूजा कर रही हैं और तुम दोनों यहाँ बैठे पकवान चल रही हो। अरे तुम बाप बेटों को हम सास बहू का खाना देखा नहीं जाता क्या, जो बैरन सौतन बनकर डहा करने लगते हैं। पुरनिये कह गए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सासू माँ 100% सच कह रही है। अरे बंद करो अपनी बकैती। तुम्हारे इस दिखावटी व्रत का क्या फायदा, जो पेट की आग बुझाने के लिए अंत में सब्र की पाती तोड़ दे। शंभू की किसी भी बात का भुक्कड़ सास बहू पर असर नहीं होता। इस तरह करवा चौथ जाता है और अगला दिन शुरू। उस सांझ उनके पति चोटिल अवस्था में घर आते हैं। अरे ये आप दोनों के हाथ पाँव में चोट कैसी? इससे पहले कि दोनों कुछ बता पाते, झुमकी वहाँ दस्तक देती है। अरे ओ पार्वती भौजाई, एक कटोरी चीनी मिली का? अरे मोरी मैया का हुई गवा, हमके सब बुझा गल। तुम दोनों करवा चौथ के रोज अपने भूख के चलते विधि पूर्वक करवा चौथ नहीं की हो, ये ओके ही फल है। ये सुनकर सास बहू कहती हैं, हे चौथ माता, हम सुहागन सास बहू को माफ कर दो। हम भुक्कड़ सास बहू से भारी भूल चूक हो गई, मेरी बुरी लत बहू को भी लग गई। माँ जी खुद को दोष मत दीजिए, बब्बन जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भूल चूक की सजा आपको भुगतनी पड़ी। इस तरह भुक्कड़ सास बहू अपनी बेहिसाब भूख पर धीरे धीरे संतुलन साध लेती हैं। गुजरते समय के साथ एक बार फिर करवा चौथ की बेला सास बहू के घर में दस्तक देती है और इस वर्ष सास बहू पूरी निष्ठा भाव से अपने पतियों के लिए करवा चौथ पर निर्जला उपवास रखती हैं और पूरी श्रद्धा से सज धज कर करवा चौथ पर चांद को अर्घ देकर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत को पूरा करती हैं। गरीब 3 बहनों के जादुई बाल। उठो माँ उठो, तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बोलती क्यों नहीं? लगता है माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। 16 साल की रूपा रोते बिलखते खेत के बीचों बीच बेहोश पड़ी बबीता को पुकार रही थी। बबीता अपनी 3 बेटियों रूपा, संध्या और शिवी के संग ब्रह्मपुर गांव में रहती थी। उसका स्वर्गीय पति अपने पीछे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी छोड़ गया था, जिसे बबीता और उसकी बेटियों का गुजर बसर चल रहा था। उस रोज के बाद से बबीता बीमारी का बिछौना पकड़ लेती है। शिवी, संध्या, माँ की अवस्था बेहद बुरी है, ऐसे में हम तीनों को मिलकर ही खेती बाड़ी संभालनी होगी। ये खेती बाड़ी की बला हम बहनों के बस की बात नहीं। देर दोपहरी में काम करके हम बहनों की खूबसूरती बतौर बदसूरती में बदल जाएगी। ना बाबा ना, मगर इससे तुम्हारी बदसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से तुम्हारा ये चांदनुमा टकला, जिसके इर्द गिर्द इक्के दुक्के बाल बचे हैं। रूपा रोते बिलखते हुए खेत की डगर जाने लगती है। तभी सांवरी उसे टोकती है, अरे इतनी भोर सवेरे कहाँ जल्दी सवारी? माँ की तबीयत बिगड़ गई है चाची, बीजों की बुआई करने खलिहान जा रही हूँ। अरे रूपा, 1-2 बीज अपने बालों की बंजर जमीन पर भी बो दियो, क्योंकि तेरे टकलेश्वर पर खेती की सख्त जरूरत है। सांवरी के कड़वे ताने सुनकर रूपा सिसकते हुए तेज गति से खेत आ पहुंचती है।
संसार के रचयिता, आखिर क्यों तूने मुझे इतनी कुरूप बनाकर भेजा? न शक्ल, न सूरत, न केश। कल सभी के सामने व्यंग्यता का पात्र बनकर रह गई हूँ मैं। रूपा आंसू पहुंचकर बीजों की बुआई करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता। रूपा रोजाना एक सवेरे खेत पर आकर काम करती और सांझ की ढलती बेला के साथ घर लौटती। एक दिन रूपा देर दोपहर खेत काम करते हुए कहती है, भूख के मारे अंदरूनी अंतड़ियां कचोट रही हैं। पहले कुछ खा लेती हूँ, बचा हुआ काम मैं बाद में करूंगी। रूपा एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने की गठरी खोलती है, जिसके भीतर 2 रोटियां और प्याज थी। जैसे ही रूपा खाने का एक कौर अपने हाथों में उठाती है, पेड़ की डाल से एक जख्मी परिंदा उसके पांव के पास आ गिरता है। अरे, ये परिंदा तो बड़ा ही लहूलुहान है। लगता है किसी शिकारी ने इस पर अपना निशाना साधा था। रूपा उस परिंदे को अपनी बाह में समेटकर सहलाने लगती है। लगता है ये परिंदा प्यासा है। जैसे ही रूपा उस घायल परिंदे को पानी पिलाती है, एक तजो में सुनहरा प्रकाश पेड़ को दूर दराज तक सराबोर करता है, जिसके साथ वो परिंदा एक परी में परिवर्तित हो जाता है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये तन पर सुनहरा पहनावा, ये तो एक परी की पहचान होती है। सही पहचाना, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं रोजाना तुम्हें इस पेड़ की डाल से देखती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। बताओ, बदले में मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? परी रानी, मेरे बाल नहीं हैं। पूरा गांव मुझे कुरूपा कहता है। कोई मेरे नजदीक नहीं आता। मेरी बहनें भी मेरा मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि मेरी बहनों के लंबे केश हैं और मैं बिन बालों वाली। ये सुनकर जादुई परी रूपा पर अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाती है, एक सुनहरी चमक रूपा को सर से पांव तक सराबोर करती है। लो रूपा, तुम्हारे शरीर के साथ मैंने तुम्हारे सर पर जादुई सुनहरे केश की बौछार बरसा दी। अब तुम्हें बंधुओं की तरह मौसम की मार झेलकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी तुम अपने जादुई सुनहरे बालों को स्पर्श करके ये मंत्र दोहराओगी, मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। ये मंत्र खत्म होते तुम्हारे सुनहरे बाल तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। रूपा को जादुई सुनहरे बाल का पुख्ता प्रमाण देकर परी ओझल हो जाती है। रूपा के सुनहरे बाल देखकर उसकी बहनें स्तब्ध रह जाती हैं। सुनहरे बाल, ये क्या भला है? अरे रूपा, ये सुनहरे केश तुझे कहाँ से मिले? हमें भी ऐसे केश चाहिए। दोनों बहनें रूपा के सामने रोने का स्वांग रचाती हैं, जिसे देख रूपा परी को पुकारती है। मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। रूपा के कहते ही जादुई परी उसके सामने आ जाती है। रूपा, तुमने मुझे पुकारा? जादुई परी, मेरी बहनें मुझसे जादुई बाल की मांग कर रही हैं। मैं निवेदन करती हूँ, उनकी लालसा को पूर्ण कर दो। परी अपनी जादुई छड़ी से दोनों बहनों के बाल की काया पलट करके कहती है, शिवी, आज से तुम्हारे बाल चांदी और संध्या तुम्हारे बाल हीरे के होंगे। जब भी तुम इनसे मदद की पुकार करोगी, ये बाल तुम्हारी ढाल बन के हीरे और चांदी बरसाएंगे। मगर स्मरण रहे, इन जादुई बालों का इस्तेमाल एक सीमा में ही करना। परी के ओझल होते ही दोनों बहनें उसकी बात भूल कर बोलती हैं, चलो संध्या, उस मंत्र को दोहराते हैं ताकि परी के दिए जादुई बाल का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हो सके। हाँ चलो। मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए चांदी के बालों की बहार। मेघ से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए हीरो के बालों की बहार। मंत्र खत्म होते ही दोनों बहनों के साधारण बाल जादुई चांदी और हीरे के बाल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके साथ शिवी के केश से चमचमाते चांदी के बर्तन का भंडार, साथ ही संध्या के बाल से हीरे बरसने लगते हैं। अरे, हमारे जादुई बाल एकदम जिन्न के जादू हो गए। अब हमारे जादुई बाल ही हम बहनों के मनोरथ को पूरा करेंगे। जादुई बालों के बलबूते दोनों बहनें अक्सर अपना स्वार्थ साधती। एक दफा एक बूढ़ी भिखारन उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में रहने वाला, कोई बड़े दिल वाला?
इस बुढ़िया को खाने का निवाला दे दो। बुढ़िया की बोली सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। क्या बात है बूढ़ी अम्मा? बेटी, मुझ बुढ़िया पर तरस खाओ। पिछले 5 दिनों से पानी पर जिंदा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। इस बेबस बुढ़िया की भूख मिटाओ। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमने इस बुढ़िया का बेड़ा थोड़ी उठाया है। तुम्हें मसीहा बनना है तो बनो। हाँ हाँ, हम अपने जादुई बाल का जादू खामखा इस बुढ़िया के पीछे क्यों खर्च करें? दोनों बहनें मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय अपने पांव पीछे खींच लेती हैं। बूढ़ी अम्मा, आप निराश ना हो, मैं आपकी मदद करूंगी। रूपा अपने साधारण बालों को स्पर्श करके मंत्र बोलती है। मैं से फूटे बारिश की फुहार, बरस जाए सुनहरे बालों की बहार। मंत्र शब्द खत्म होते ही रूपा के साधारण से बाल एक तजोमय प्रकाश में सराबोर होकर सुनहरे जादुई बाल में बदलकर सोने के सैकड़ों सिक्कों की बौछार बरसाने लगते हैं, जिसे देख बुढ़िया हैरतअंगेज हो जाती है। अरे, ये बाल है कि बला? कहीं ये मेरे आंखों की मिथ्या तो नहीं? नहीं अम्मा, ये मेरे ही जादुई सोने के बाल हैं। ये सारे स्वर्णिम सिक्के आप रख लीजिए। अब आपको दर दर भटक कर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ईश्वर तेरे जादुई बालों की बहार को बढ़ोतरी दे। समय गुजरता है। जब कभी कोई बेबस बदहाल मदद की मांग करते हुए बहनों की दहलीज पर दस्तक देता, तो संध्या शिवी अपने हाथ खड़े कर देती, मगर रूपा उनकी मदद करती। एक दिन एक तपस्वी आता है। आवाज सुनते ही तीनों बहनें बाहर आती हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इतनी सुबह सवेरे किसे चैन नहीं? अरे, ये तो कोई बाबा है। बाबा को भिक्षा दो बेटी। देखो बाबा, अपने दान पुण्य की पोटली उठाकर चलते बनो। रईस घर देखते नहीं कि चले आते हैं मुंह उठाए। अरे शिवी, संध्या, जरा सा दान देने से कुछ बिगड़ थोड़ी ही जाएगा। इन ढोंगी बाबाओं को हम दोनों बहनें बखूबी जानती हैं। बित्ते भर की दाढ़ी बढ़ाकर महज लोगों को लूटते हैं। बाबा, मैं आपको दान देती हूँ। ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, मैं तुमसे मदद की मांग करती हूँ। एकाएक रूपा के बाल स्वर्णिम जादुई बाल में सराबोर होकर सोने के सिक्कों की भरमार कर देते हैं। ये लीजिए बाबा, ये सारा धन आप रखिए। अचानक एक चमक चकाचौंध होने के साथ तपस्वी परी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो वही परी है। तुम दोनों बहनों ने अपने जादुई बालों को केवल अपना स्वार्थ साधने का ढाल बनाया, मगर रूपा ने बतौर अपने जादुई बाल से बेबस लाचार लोगों को बढ़ चढ़कर मदद दी। इसीलिए इसी पलछिन मैं तुम दोनों बहनों के जादुई बाल वापस लेती हूँ। दोनों बहनों के बालों का जादू परी की जादुई छड़ी में समाहित हो जाता है। रूपा, तुमने मेरे चेतावनी को भली भांति अपने चितवन में रख छोड़ा, इसीलिए ये जादुई बाल सदा तुम्हारा बल बनकर कार्यरत रहेंगे। अब दोनों बहनों के लाख रोने बिलखने के बावजूद उनके जादुई बाल नहीं रहते। रूपा ने जादुई बाल की कमाई से बदहालों की मदद की, वहीं जादुई बाल बाकी दो बहनों के लिए स्वार्थ साधने का जरिया बन गया, जिसके चलते उन्हें अपने बाल गंवाने पड़े। सुबह के 7 बजे थे और अंजलि अभी तक सो रही थी। तभी उसकी चुड़ैल माँ नंदिनी उसे उठाते हुए कहती है, अरे बेटा उठ जा, 7 बज गए, स्कूल का वक्त हो गया है। अरे माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सोने दो। तभी चॉकलेट मिल्क बनाकर दूसरी चुड़ैल देवरानी कविता आती है। अरे दीदी, ये ऐसे नहीं उठेगी। अंजलि बेटा, देख मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ, कौन पिएगा इसे? माँ मैं पीऊंगी, लाओ दो। पीऊंगी कि बच्ची, पहले आंखें तो खोल ले अपनी, सब बेड पर चाहिए। अरे माँ मैं जग तो गई। तभी अंजलि चॉकलेट मिल्क पीकर नहाकर स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी चुड़ैल सारा कहती है, ओहो अंजलि बेटा, ये क्या है? तुमने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए। अरे माँ मुझसे हुआ ही नहीं। 12 साल की हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़ी तो जिम्मेदार बनो, हम ना रहे तो। ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू आने लगता है।
तभी प्रेमा आकर उसके आंसू पोंछती है। ये लो खाना खाओ। माँ अभी तो आप मेरे पास पहले की तरह नहीं हो ना। हाँ बेटा, पर तू अकेली भी तो नहीं है। तुझसे दूर हो सकते हैं हम पांचों एक बार को, पर तेरे प्यार के बंधन से कैसे दूर हो सकते हैं। हाँ माँ, इस लड़की ने तो सुबह सुबह हम पांचों को ही रुला दिया। चल अब मैं जल्दी से तेरी चोटी बना दूं। ये कहते ही चौथे नंबर की चुड़ैल उसकी चोटी बना देती है। तभी प्रमिला आकर कहती है, अरे अंजलि बिटिया, आज तो तू खुद ही सुबह तैयार हो गई लगता है। चल आजा, तुझे स्कूल छोड़ने चलूं। नहीं दादी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे बेटा, तू अकेले कैसे जाएगी? रोज मैं ही छोड़ती हूँ ना, आजा। ये कहते ही प्रमिला एक कदम और चलती है कि उसके घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तभी अंजलि कहती है, देखा दादी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप मानती नहीं है। हो गया ना घुटनों में दर्द। ठीक है, मुझे तो लगता है अब तू मेरी दादी बन गई है। अब ज्यादा हंसिए मत, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, फिर भी हंसने की एक्टिंग कर रही हो आप। ये कहकर अंजलि प्रमिला को कमरे में लिटा देती है और वंशिका चुड़ैल उसे स्कूल छोड़कर आती है। वहीं नंदिनी अपनी सोती हुई सास प्रमिला के पैरों की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद उठने पर वो पूरे घर को चकाचक साफ और अपने घुटने का दर्द छूमंतर पाती है। अरे मैं तो बड़े आराम से खड़ी हो गई, मेरे घुटने का दर्द कहाँ गायब हो गया? पहले तो 3-4 दिन तक रहता था और अब ठीक हो गया और घर भी साफ है। आखिर बात क्या है? प्रमिला अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं से अनजान थी, पर अंजलि को पांचों चुड़ैल दिखती भी थी और उससे बात भी करती थी। और वो पांचों चुड़ैल मर कैसे गईं? ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा। एक समय पहले प्रमिला अपने 5 बेटे बहू के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी, पर उसकी चारों बड़ी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। वहीं 5वीं बहू वंशिका कुछ ही समय बाद घर में खुशखबरी देती है। खुशी से झूमते हुए वंशिका के 5वें महीने में पूरा घर उसकी गोद भराई की रस्म रखता है। तभी वंशिका के सज धज के आते ही उसकी सास उसकी नजर उतारते हुए कहती है, तू आखिर मेरे घर में खुशियों की किलकारी गूंजी उठी। कब से कान तरस रहे थे मेरे। ये तो आपने सही कहा माँ जी। तू क्या बीच में बोल रही है? तुम चारों बहुओं से तो मुझे इतनी उम्मीद थी और तुमने मुझे नाउम्मीद कर दिया। मुझे तो लगता है तुम्हें इस गोद भराई में भी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। चलिए दीदी, हम ऊपर वाले कमरे में ही चलते हैं। नहीं जेठानी जी, आप चारों में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जितना हक मेरा इस बच्चे पर है, उतना ही आपका भी है। बहू, तू ये क्या कह रही है? माँ जी, जितनी बेसब्री से आपको इस बच्चे का इंतजार है और मुझे है, उतनी ही बेसब्री से तो दीदियों को भी हो रही होगी ना। हाँ, बहुत। उन्हें बिल्कुल ठीक कहा। माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी। माँ जी, मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ चारों दीदी की भी गोद भराई हो। ठीक है बहू। चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सास पांचों बहुओं की गोद भराई करती है। नाच गाना होता है, जश्न मनाते हैं, सब बहुओं को आशीर्वाद भी देते हैं। 4 महीने बाद वंशिका एक प्यारी सी बेटी अंजलि को जन्म देती है, जिसके बाद घर में कभी वो अपनी दादी की गोद में रहती तो कभी अपनी पांचों माओं की गोद में। अंजलि को इतना लाड़ प्यार मिलता है कि शायद ही किसी बच्चे को घर में इतना प्यार मिले। पांचों माँ उसके पीछे पीछे भागा करती थी, कभी उसे खाना खिलाने के लिए, तो कभी चोटी करने के लिए, तो कभी दवाई के लिए। अंजलि अब 8 साल की हो गई थी। ऐसे ही शाम को अंजलि को बुखार था तो वंशिका कहती है, बेटा तुझे तो बुखार हो रहा है, तू ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? आप पांचों हो ना, तो मेरी क्या जरूरत है? अच्छा, अभी नंदिनी दीदी को बुलाती हूँ, तुझे ऐसा काढ़ा पिलाएंगे कि फिर कभी बुखार नहीं आएगा। नहीं माँ, नंदिनी माँ को नहीं। अच्छा, तो फिर मुझसे दवाई खाओ ये वाली अभी। नहीं माँ। ठीक है वंशिका, मैं दीदी को ही बुला लेती हूँ। अच्छा माँ, पिला दो। आप पांचों माँ बहुत अच्छी हो, इतना ख्याल रखती हो आप मेरा। क्योंकि हम सबकी जान तुम में बसती है। इस तरह उसकी पांचों माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। वक्त बीतता है, दिवाली का त्योहार का आसपास बहुत बम पटाखे चल रहे थे। सारा भी बहुत सारे पटाखे लेकर आई थी। दिवाली पूजन के बाद प्रमिला कहती है, बहू ला मिठाई दे दे, मैं सबको बात कराती हूँ। आजा अंजलि, तू चल मेरे साथ। नहीं दादी, मैं सारा माँ के साथ पटाखे जलाऊंगी। ये लीजिए माँ जी। तभी प्रमिला मिठाई लेकर चली जाती है। चारों बहू अंदर खाना बना रही थी और वहीं एक रॉकेट बम उड़ता हुआ उनके घर में आता है, जो अंदर के सारे पटाखों में आग लगा देता है
और धीरे धीरे अंदर से घर जलने लगता है। दूसरी ओर सारा वंशिका के साथ पटाखे जला रही थी। ये देखो अनार कैसे जल रहा है। माँ अब मैं भी जलाऊंगी दूसरा, अभी अंदर से पानी पीकर आती हूँ। वंशिका पानी पीने जाती है कि आग को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो आग की लपेटों में आ चुकी थी। ये क्या, अंदर घर में आग लग गई है, मुझे बचाना होगा अंजलि को। सारा उन चारों को बचाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है, सारा तुम पहले अंजलि को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी उसे बचाओ। ठीक है दीदी। माँ बचाओ मुझे, कहीं मैं जल न जाऊं। ये कहते ही सारा अपनी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर बचाकर बाहर छोड़ती है। तभी वो अपनी सास के हाथों में अंजलि को छोड़कर चली जाती है। वो अपनी चारों जेठानियों को बचाने के लिए जाती है। इतने में वहां सिलेंडर फट जाता है, जिससे पांचों वहीं मर जाती हैं। अंजलि को अपनी पांचों माँ का बहुत गम होता है। तभी प्रमिला ही उसका पालन पोषण करती है, मगर अंजलि के बहुत याद करने पर उसकी पांचों माँ उसके पास चुड़ैल के रूप में वापस आती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। पर यह बात प्रतिमा नहीं जानती थी और वो उसको स्कूल के लिए उठाती है और तैयार करके भेज देती है और नंदिनी उसके पैरों की मालिश कर देती है। तभी एक दिन अंजलि अपनी चुड़ैल माओ से कमरे में हंस हंसकर बातें कर रही होती है। माँ बस भी करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। नहीं, हम सब मिलकर अभी तो मैं और गुदगुदी करेंगे, क्यों है ना कविता, प्रेमा, वंशिका, सारा। हाँ दीदी। तभी कमरे में प्रमिला आकर कहती है, अंजलि बेटा तू किससे इतनी जोर जोर से हंसकर बात कर रही है? वो किसी से नहीं दादी, कोई भी तो नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं जानती हूँ कि यहाँ तेरी पांचों माँ हैं, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, पर वो तुझे और मुझे देख पा रही हैं और सुन पा रही है ना। अब उनसे कह दे कि सामने आ जाए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी उसकी पांचों बहुएं उसके सामने आ जाती हैं। तुम पांचों को क्या लगा था, मुझे कुछ पता नहीं चले कि एक मेरी मालिश कर रही है, घर के सारे काम अपने आप हो रहे हैं, अंजलि स्कूल अकेले जा रही है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अंजलि इतना खुद से कुछ नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। हाँ माँ जी। पर तुम पांचों का मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था, पर कैसे वापस आई? माँ जी, हमारी इकलौती बेटी का मुंह हम पांचों चुड़ैलों को उसके करीब ले आया। इसके बाद भी अंजलि अपनी पांचों चुड़ैल माँ के साथ रहती थी। ढाबा चलाने वाली 5 विधवा बहुएं। कौशल्या और गिरधर के 5 बेटे थे, जिसे उनके घर 5 बहुएं आई। हैरत की बात यह थी कि उनके घर में 5 अलग अलग राज्यों से बहुएं आई हुई थी, जैसे कि बिहार की झुमरी, तमिलनाडु की मीनाकुटी, पंजाब की नवजोत, बंगाल की मिष्टी और दिल्ली की सिया। मगर खुशी की बात यह थी कि अलग अलग राज्य की भाषा बोलने के बावजूद भी पांचों बहुओं के बीच अच्छा तालमेल बैठता था। एक शाम को कौशल्या अपनी पांचों बहू को बुलाकर कहती है, कल सवेरे तक तुम पांचों के पति यहाँ हाजिर होंगे, इसलिए सब कुछ मेरे पांचों बेटों की पसंद का खाना बनाना। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, समझी? पति के आने की खबर से पांचों के चेहरे चमक उठते हैं। सवेरे 5 बहुएं किचन में भिड़ी हुई थीं, तभी घर के टेलीफोन की बेल बजती है। पतियों के घर लौटने की खुशी में पांचों सुध बुध खोकर खाना बनाने में मशरूफ हैं। जाने कौन सवेरे सवेरे फोन कर रहा है। कौशल्या झट से फोन उठा लेती है। मैं एयरलाइन से विक्रम बजाज बात कर रहा हूँ। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जिस प्लेन में मिसेस कौशल्या भटनागर के 5 बेटे सवार थे, वो प्लेन क्रैश हो गई है। खबर सुन कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फोन उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके चलते कौशल्या को एक बड़ा सदमा लगता है और उसकी आंखों के आगे बेहोशी का मंजर छा जाता है। अरे ई कैसन आवाज रहल, ऐसा लगा जैसे कुछ ढप से गिरा। एकाएक 5 बहुओं की नजर अपनी सास पर पड़ती है। वो दौड़ती हुई आकर उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करती है। अयो सासू माँ, आपको अचानक क्या हो गया था? हाँ जी सासू माँ, तनु की होया? बल्ले बल्ले करने दी घड़ी च तुसी रोना पैना क्यों लगा दिता? निर्दयी भगवान ने तुम पांचों की झोली की खुशियाँ छीन ली। मैं पूछती हूँ क्या मिला ऊपर वाले तुझको, मेरी बहुओं का सुहाग उजाड़ कर, उन्हें विधवा बनाकर। पति के गुजरने की खबर सुनकर पांचों की आंखों से झरने फूट पड़ते हैं। खुशियां मातम में बदल जाती हैं। तकरीबन 13 दिन गुजरने को आ जाते हैं। 5 बहुएं बैठी हुई कहती हैं, आज हमारे पतियों की 13वीं खत्म हो गई है।
घर के सारे पैसे हमारे पतियों की तेरहवीं में फूक चुके हैं। अब हमारे बूढ़े सास ससुर की देखरेख और घर चलाने की जिम्मेदारी हम 5 बहुओं की कंधों पर ही है। अरे मगर हम सबन जन मिलकर करिए का? मैं क्या जी, क्यों असी सारियां मिले एक ढाबा खोल ले? सोचो नाई, उरी बाबा, गांव से लेकर बाजार हाट तक सैकड़ों ढाबे पहले ही खुले हैं, हमारा ढाबा क्या ही चलेगा? अयो राम मिस्टी, तुम समझा नाई, जरा सोचो क्या खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेगा 5 अलग राज्यों के कान पान का संग। ये तरकीब फायदेमंद है। जब लोगों को एक ही ढाबे पर हर तरह का खाना खाने को मिलेगा तो सभी हमारे ही ढाबे पर आएंगे। पांचों एक साथ अन्नपूर्णा देवी का नाम लेकर 5 बहुओं की रसोई नाम से एक ढाबा खोलती हैं और ग्राहकों के आने की राह देखने लगती हैं। तभी लखवीर नाम का एक सरदार जो वहां से गुजर रहा होता है, उसकी नजर टंगे बोर्ड पर जाती है। ओ बाजी वाह लखवीर, तेरी तो बल्ले बल्ले पै गई। वो ढाबे पर आकर ऑर्डर देता है जहां मिष्टी खड़ी होती है। फुल मलाई कोफ्ता ते 10-12 तंदूरी रोटियां ते कढ़ाई पनीर और एक वड्डे गिलास तो भर के मलाई मारकर लस्सी दे दो, उन छेती करो। लखवीर का ऑर्डर सुनकर मिष्टी सिर खुजाते हुए कहती है, उरी बाबा बड़ा जोल है। इस सरदार जी की आधी बात तो मेरी खोपड़ी से खाली हो गई। इनकी ये 80 कुस्सी लस्सी पिस्सी वाली बोली बच्चन मेरी खोपड़ी खाली कर देगी। मिष्टी नवजोत को आगे कर देती है। वीर जी तुझसे उत्ते बैठ जाओ, मैं हुण थोड़ा ऑर्डर लाई। कुछ ही देर में एकाएक एक के बाद एक लोगों की भीड़ उनके ढाबे में बढ़ती ही जा रही थी। रात के 8 बजते हैं। 5 बहुएं ढाबे को बंद करके घर लौट आती हैं। पहले दिन ही हमें अपने ढाबे से इतनी अच्छी कमाई हुई है। 5 बहुएं तड़के सुबह उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर एक साथ ढाबे पर आ जाती हैं। हम सभी बखूबी जानते हैं कि हम अपने कल्चर के खान पान में कितना निपुण हैं। झुमरी भाभी, आप फटाफट बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बनाइए। मीना कुट्टी, तुम इडली डोसा बनाओगी। नवजोत, तुम आज पंजाब का फेमस कुलचे और नान बनाओगी। और मैं आज बनाऊंगी माशो झोल। दिल्ली का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। 5 बहुएं अपने राज्य का खान पान बनाकर उसमें प्यार भरा तड़का लगाती हैं। सुबह के 10 बजने के साथ ढाबे पर लोगों का जमावाड़ा लगना फिर शुरू हो जाता है। कल के मुकाबले आज हमारे ढाबे पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। हमें साथ मिलकर सभी के खान पान, उनकी घटती बढ़ती का पूरा ध्यान देना होगा। 5 बहुएं एक साथ मिलकर ढाबे पर बैठे लोगों को खाना परोसती हैं। तभी पप्पू नाम का एक आदमी टेबल पर बैठे हुए कहता है, अरे ओ झुमरी भौजाई, जरा जल्दी से 4 ठो लिट्टी चोखा और ले आओ। अरे काहे नहीं, अब ही लावत है। झुमरी झटपट से लिट्टी चोखा लाकर पप्पू की प्लेट में डाल देती है और कहती है, क्यों पप्पू, झुमरी का लिट्टी चोखा खाकर मजा आ गई ना? का जबरदस्त लिट्टी चोखा बनाई हो झुमरी भौजाई। अरे खाकर तन मन झूम गया, एकदम चटपटा है। बिहार की याद दिलाई थी। 1 प्लेट लिट्टी चोखा बांध दियो, घर जाकर ही मजेदार लिट्टी चोखा हम अपन धनिया को चखाई हैं। 5 बहुओं के ढाबे में शामिल हर एक तरह के खाने के चलते उनका ढाबा चल पड़ता है। अयो रामा, अभी तो हम 5 बहुओं के ढाबे को खुले महीना भर भी नहीं हुआ और हमारा ढाबा एकदम जम गया जी। सब अन्नपूर्णा माँ की दया कृपा का फल है। अब जो कि हम 5 बहुओं की ढाबे का खाना लोगों को इतना ज्यादा मात्रा में भा रहा है, तो हमें ढाबे पर बनाए जाने वाले खाने की खपत को बढ़ाना होगा, क्योंकि हर दिन आने वाली लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते उन 5 बहू के ढाबे पर दूर दराज के लोग भी खाना खाने आने लगते हैं। 5 बहू के ढाबे की सफलता देखकर मदुरई ढाबे वाला कहता है, अरे जिस रोज से कौशल्या के 5 बहुओं ने मिलकर ये ढाबा खोला है, अरे मेरे सालों से चल रहे ढाबे की वाट लग गई है। जिसे देखो इनके ही ढाबे का गुणगान करता फिरता है। अरे क्यों ना मैं अपने ढाबे के खाने का दाम आधा दाम करके इन 5 चूहियों को सबक सिखाऊं। मदुरई ढाबा वाला अपने ढाबे पर बिकने वाले खाने की कीमत स्तर को घटा देता है, जिससे कि 5 बहुओं के ढाबे पर आने वाले तमाम लोग मदुरई के यहाँ खाना खाने लगे थे। ये देख 5 बहुएं खूब परेशान होती हैं। इस मदुरई कुतरिया ने जब से अपने ढाबे के खाने का दाम घटाया है, लोग तो हमारे ढाबे पर देखना ही बंद हो गए हैं। जी तो करत है कि मदुरई की चटनी बना दे। जब ससुरा हम बहुओं से जीत नहीं सका तो ई पैतरा आजमावत है। ये समय जोश में होश खोने का नहीं, क्यों ना हम भी अपने ढाबे के खाने का दाम घटा दें। वो 5 अपने ढाबे के ऊपर नए खाने के दाम का फरमान लगाती हैं, जिसे लोगों की भीड़ वहीं लौट आती है। जिसे देख मदुरई कहता है, अरे मैंने तो सोचा था कि कुछ दिन अपने ढाबे के खाने का दर गिराकर लोगों को अपने ढाबे की ओर लुभा लूंगा और बाद में खाने का दाम बढ़ाकर 1-1 पैसा वसूल कर लूंगा, मगर ये तो एकदम दल बदल निकले। इस तरह मदुरई को ढाबे के खाने दाम घटाकर भारी नुकसान हासिल होता है। वहीं दूसरी ओर 5 बहुओं का ढाबा लोगों के बीच छा जाता है। उस ढाबे से वो 5 बहू घर की नींव रखती हैं।
साथ ही अपने बूढ़े सास ससुर को खुशहाल जीवन देती हैं और आगे भी साथ मिलकर उस ढाबे को चलाया करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता ही इंसान को भारी से भारी काम में सफलता दिलाती है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें करुणा अपनी सास मंदाकिनी और अपनी नंद सुप्रिया के साथ रहती थी। करुणा का पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो घर भी बहुत कम आया करता था। करुणा के माता पिता गरीब थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी बेटी करुणा की शादी विपिन से करवाई थी, जिसकी वजह से विपिन की मां मंदाकिनी और उसकी बहन सुप्रिया हमेशा करुणा को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। करुणा अभी गर्भवती थी और उसे 5वां महीना चल रहा था। एक दिन सुबह करुणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे इतने आराम आराम से क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे कॉलेज के लिए 8 बजे निकलना होता है। तुम्हारी वजह से मैं रोज कॉलेज लेट पहुंचती हूँ। अरे बेटी क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बताऊँ माँ, रोज रोज भाभी मुझे लेट करवा देती है। अब भला कोई इनसे पूछे कि कॉलेज इनकी रसोई के हिसाब से चलता है या फिर अपने समय के हिसाब से। क्यों री बहू, क्या तुझे समय नहीं दिखाई देता? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी को रोज रोज लेट होने पर बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आइंदा तूने समय पर नाश्ता नहीं बनाया तो तेरी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कई बार पेट में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, तुझे तो काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या जो काम में इतनी काम चोरी करती है? माँ जी आप ऐसा क्यों कहती हो? भला मैं काम में काम चोरी कब करती हूँ? हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान। यही सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे। अरे माँ क्यों इसके मुंह लग रही हो? गरीब खानदान की है ना, इसको क्या कुछ पता होगा? कभी स्कूल तो गई नहीं होगी। मंदाकिनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद करुणा खाना बनाकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से अब इतना सारा काम बचा है, कैसे करूँ? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो माँ जी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अपनी सास के डर से करुणा काम करने में लगी रहती है। ऊपर से उसकी सास उसके लिए कपड़ों का ढेर लगा देती है, यहाँ तक कि घर के सारे पर्दे भी उतार कर दे देती है और उससे कहती है, ये ले, इन्हें अच्छे से धो दे। ये कपड़े धुलने के बाद फूलों की तरह खिल जाने चाहिए। बेचारी करुणा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कपड़े उठाकर धोने लगती है। कपड़े धोते हुए उसे शाम का वक्त हो जाता है। माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अरे बहू कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आ और आज मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बना। वह कॉलेज में पास हो गई है। करुणा जैसे जैसे करके मंदाकिनी के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे फिर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए। जा चुपचाप जाकर खाना बना ले, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। लेकिन माँ जी। बस और कुछ नहीं, जो कहा है उसे चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है। करुणा कुछ न कह पाती और चुपचाप रसोई में अपनी ननद सुप्रिया की पसंद का अकेले रोते हुए खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, करुणा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में छिपकली आती है जो अचानक से खाने में गिर जाती है। जब मंदाकिनी और सुप्रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं तो उनके खाने में छिपकली आती है, जिसे देखकर वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। देखा माँ आपने, इस पटीचर ने हमारे खाने में छिपकली डाल दी। इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है और हमें मारना चाहती है। अरे बेटी तू सही कहती है, कोई बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती। अरे छिपकली वाला खाना खिलाने से अच्छा तो ये था कि ये मेरा गला ही दबा कर मार देती। अभी बताती हूँ इसे। सुप्रिया और मंदाकिनी दोनों करुणा के कमरे में जाती हैं और उसके सोते हुए बाल पकड़ लेती हैं, जिसके बाद करुणा रोते हुए उठती है। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़े तुझे? तू हमें छिपकली वाला खाना खिलाना चाहती थी ताकि हम दोनों माँ बेटी मर जाएं। अरे कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में छिपकली डालने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
मंदाकिनी करुणा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी करुणा की हालत ठीक नहीं होती और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो चलते चलते सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर बड़े बड़े सीवर पाइप पड़े होते हैं। वो उनके अंदर जाकर लेट जाती है। बेचारी करुणा अपने पति को याद करती करती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करुणा अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लोगों से भीख मांगने लगती है। भीख मांग मांग कर वो अपना किसी तरह पेट भरती है। देखते ही देखते उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द होता है। कोई मेरी मदद करो। आई माँ। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। वो करुणा की सहेली कविता होती है और करुणा को इस हालत में देखकर वो बहुत अचंभित रह जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे करुणा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तेरे गरीब माता पिता ने तो तेरी शादी बहुत बड़े घर में की थी, फिर ये सब कैसे हुआ? करुणा अपनी सहेली कविता को उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय अपने फोन से करुणा की पति को फोन करती है और उसे उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनते ही संजीव तुरंत फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल आ जाता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतने जुल्म करोगी और अपने तो उसके गर्भवती होने के बारे में भी नहीं सोचा। अरे भैया, आप किस औरत की बात में आ रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है और आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। चुप करो सुप्रिया, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम ज्यादती नहीं की। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? हमें छोड़कर मत जा। संजीव अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद करुणा अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।